हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह आज मेरा 30वां क्लास है। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं या जो इकोनॉमिक्स की समझ बनाने के लिए मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो ये ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट को देखें या देखने से पहले जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए आएँ, तब इस क्लास में उनकी अच्छी समझ बन पाएगी। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है लिंक करने का है। बिना पीछे की समझ आप पैदा किए आगे की समझ आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्लास का संबंध पीछे वाली क्लासों से है। तो आप यदि अच्छी समझ इकोनॉमिक्स को लेके बनाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस में जाएं। यदि आप डेमो के तौर पे ये क्लास देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। यदि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, कमो बेस आती हैं, तो ये आप समझ लें कि आप जब प्रीवियस क्लासेस करते आएंगे तो आप भी बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल होते जाएंगे। मैं आप लोगों से बजट की चर्चा कर रहा था, तो मैं बजट की चर्चा से ही शुरू करता हूं। कुछ क्लासेस मैंने पहले लिए हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास को नए क्लास के साथ इंटरेक्ट करता हूं, जोड़ता हूं, लिंक करता हुआ चलता हूं। तो मैं थोड़ी सी चर्चा प्रीवियस क्लास की करूंगा, जिससे इस क्लास में आपकी अच्छी समझ बनती जाए। ठीक है, तो आप देखें, मैं आप लोगों को बजट पढ़ा रहा था। बजट, तो बजट में मैंने बताया था कि हमारा आपका जो बजट बनता है, जैसे हम मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं, तो ये हम प्रयास करेंगे कि 100 रुपये में ही हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाने चाहिए। यानी कि 100 रुपया कमाएंगे तो उसमें से 50-60 रुपया हम उपभोग कर लेंगे, जो हमारे दैनिक खर्चे हैं उसमें यूज कर लेंगे, और जो 30-40 रुपया अगर बचता है तो मैं उसको बचत करके उसको बैंक में या कहीं पे निवेश करूंगा, या फिर आगे के फ्यूचर के लिए मैं उसको सुरक्षित करके रखूंगा। ये हम लोगों का बजट होता है। लेकिन सरकार का बजट इससे उल्टा होता है। सरकार का बजट पहले टारगेट को फिक्स किया जाता है। तो सरकार का जो बजट बनता है, मैं उसके बारे में मैं पहले अपना बजट बता दूं कि हम लोगों का बजट आय से शुरू होता है। हमारा आय होगा, उसके बाद जो है खर्चे होंगे, उसके बाद हमारा बचत होगा। ठीक है, हमारा इस तरह का बजट होता है। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपया कमाया, तो हम 150 रुपया नहीं खर्चा कर सकते। यदि 100 रुपये कमाने वाला 150 रुपये खर्च कर रहा है, तो ये समझ ले कि वो जो है अच्छी स्थिति में उसका जीवन बीतने वाला नहीं है। तो यानी कि हम लोग जब 100 रुपया कमाते हैं तो हम 100 रुपये के हिसाब से ही खर्चा करते हैं। तो हम मान लीजिए खर्चा किए 80 रुपया। ठीक, 100 रुपया कमाए, 80 रुपया खर्चा किए, और हमारा बचत हुआ 20 रुपया, जो कि ये भविष्य में मेरे काम आएगा। लेकिन सरकार के केस में ऐसे टारगेट फिक्स नहीं होते हैं। ये हमारा तरीका है, लेकिन सरकार का तरीका आप देखें किस तरह से होता है। सरकार इस फार्मूले पे काम नहीं करती है। सरकार किस फार्मूले पे काम करती है, हम आपको बताते हैं। पहले सरकार तय करती है कि हमें कितना ग्रोथ रेट प्राप्त करना है। ये मैं बताता हूं ग्रोथ रेट क्यों। पहले सरकार ये तय करती है कि मुझे ग्रोथ रेट क्या चाहिए। मान लीजिए सरकार ने तय किया 8%। 8% ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए भाई कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। जैसे ग्रोथ रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है उत्पादन के। जितना ग्रोथ रेट आपको प्राप्त करना है, जितना ग्रोथ प्राप्त करना है, उतना ही आपके देश में उत्पादन होना चाहिए। और उत्पादन को ही बढ़ा के हम अपनी जो भी सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, ये सुख सुविधा चाहिए, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ऐसी हो, ट्रैवल की ऐसी हो, हमारा देश इस तरह से सुरक्षित रहे, जो कुछ भी आपकी परिकल्पना है, वो सारी चीज़ें तभी आती हैं जब आपके देश में उत्पादन होता है। यानी उत्पादन डायरेक्ट संबंध ग्रोथ से है। जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा या जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ग्रोथ होगा, जितना ग्रोथ होगा उतना ही उत्पादन होगा। ये दोनों चीज़ एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो ग्रोथ का सीधा संबंध उत्पादन से है। यदि आप समझें कि यदि आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, यानी ग्रोथ ज़्यादा होगा, तो उत्पादन ज़्यादा होगा। और यदि उत्पादन ज़्यादा है आपका, तो आपके देश का इनकम ज़्यादा होगा, नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। नेशनल इनकम ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति इनकम ज़्यादा होगी। चूँकि राष्ट्र की आय ज़्यादा है तो वहाँ के रहने वाले लोगों की भी आय ज़्यादा होगी। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। जैसे हम लोग विदेशियों की तुलना में हमारा जीवन स्तर बहुत निम्न है। ये हम जीवन स्तर ऊपर अपना करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उत्पादन करें।
जो और तरीके हैं, आपको हमारे गणमान्य नेता लोग कहते हैं कि हम इतनी नौकरियां दे देंगे, उनको ये नहीं पता है कि किस तरह से वो नौकरी देंगे, बस उनको एक सगुफा छोड़ना है कि मैं इतनी नौकरियां दे दूंगा। उनको ये पता ही नहीं है कि किस तरह से नौकरियों का किया जा सकता है। केवल सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। और सरकारी नौकरी का डिमांड क्यों है? सिर्फ करप्शन और अकर्मण्यता के लिए। और बाकी प्राइवेट नौकरी में ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रो नहीं है, उसमें लोग तरक्की नहीं करते। सरकारी नौकरी के केस में यह कहा जाता है यदि आप कहीं घूस पात की जगह पे नहीं हैं तो ना आप मरेंगे और ना ही मोटाएंगे। ये हमारे गांव देश की बहुत ही प्रचलित जो है लोकोक्ति है कि आप ना मरेंगे ना मोटाएंगे। लेकिन तब भी सरकारी नौकरी की तरफ प्रेम इसलिए है क्योंकि अकर्मण्यता का पूरा लाभ लेता है आदमी। 10 दिन की 20 दिन की छुट्टी पे जाए, उसके बाद भी जब ड्यूटी करने आएगा तो उसके कमर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए कि चूंकि वो सरकारी नौकरी में है। प्राइवेट नौकरी में रहे तो ऐसा नहीं होगा। तो देखें होता क्या है कि जैसे हमको मान लीजिए 8% ग्रोथ प्राप्त करना है। 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उत्पादन करें, यानी अतिरिक्त ग्रोथ के लिए अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ेगा। यदि देश का उत्पादन अधिक है तो फिर नेशनल इनकम बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी। राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो आपका जीवन स्तर अच्छा होगा। जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा होगा तो चूंकि आपकी आय ज़्यादा अच्छी है तो आपका बचत अच्छा होगा। और आपका बचत किसी के लिए निवेश होता है। यानी कि जब माइक्रो लेवल पे देखा जाएगा तो आपका बचत है, लेकिन जब आप मैक्रो लेवल पे देखा जाएगा यानी कि नेशनल स्तर पे देखा जाएगा तो वो आपका जो बचत है वो किसी के लिए निवेश होता है। कैसे कि आप जाके बैंक में जो जमा करते हैं पैसा, क्या वो बैंक वहाँ पे सुरक्षित करके लाकर में नहीं रखता है? आपके ही पैसे को किसी को देता है और कोई जो है निवेश करता है, फैक्ट्री लगाता है और उससे उद्योग धंधे को आगे बढ़ाता है, उत्पादन करता है, देश के निर्माण में अपना सहयोग देता है। तो आप ये समझें कि आपकी बचत किसी के लिए निवेश होती है। जब आपकी बचत अधिक होगी तो देश का निवेश अच्छा होगा, निवेश ज़्यादा होगा। निवेश ज़्यादा होगा तो पूंजी निर्माण की दर बहुत अच्छी होगी। पूंजी निर्माण की दर अच्छी होगी तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन होगा। उत्पादन होगा तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। उसी पैटर्न पे भारत सरकार काम करने का काम करती है। यानी कि उत्पादन को बढ़ाना है तो ग्रोथ रेट को हम अपने सेट कर लेते हैं। तो हम ग्रोथ रेट को नीचे नहीं कर सकते हैं। अब आप आगे की समस्याएं देखें कि 8% मैंने ग्रोथ रेट तय कर दिया। अब उसके बाद हम इसके लिए देखें 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि हमको कुछ निवेश करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तब हमको ये प्राप्त होगा। तो खर्चे के लिए देखें आप 8% ग्रोथ प्राप्त करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा जो है, खर्चा मान लेते हैं कि 500 रुपया। एक्चुअल में 500 नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि 500 रुपये से ही इतना ग्रोथ मिल जाएगा। ये जो है तकरीबन 39.5 लाख करोड़ रुपया 2022-23 के बजट में बताया गया है कि खर्चा करना पड़ेगा, तब हमको ये ग्रोथ रेट प्राप्त होगा। 39.5 लाख करोड़ रुपया। तो 39.5 लाख करोड़ लिख के अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको केवल वो डेटा ही आप देखते रहेंगे, समझ में कम आएगा। मैं जब आपसे बजट के डिस्कशन करूंगा, अभी मैं बजट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं बजट को चर्चा करूंगा तो मैं डेटा वाइज आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ये 500 रुपया जो है खर्चा होगा, और 500 रुपये खर्चा होगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। कुछ होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जेब को देखें कि हमारे पास कितना है। तो हम अपनी जेब की तरफ चलते हैं तो हमारी जेब है आय। तो आय हमारा कितना देखने पे पता चलता है? तो आय के हमारे कुछ साधन हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिससे भारत सरकार के पास इनकम होता है? जैसे हमारा आपका, जब मैं नौकरी करता हूं या फिर मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं या आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो हमारे जीवन यापन के लिए 2-4 पैसे मिल रहा है, तो ये जो तरीका है ये मेरे आय का साधन है। उसी तरह जो है भारत सरकार के भी आय का साधन कौन कौन से हैं, और हर व्यक्ति को यदि आगे बढ़ना है, यदि अपने जीवन को सुलभ बनाना है तो उसके लिए कुछ आय के साधन होने चाहिए। तो भारत सरकार को चूंकि उसकी अकेले की जिम्मेदारी अपने आगे की बढ़ने की नहीं है, पूरी नाव को लेके आगे की चलने की ज़रूरत है। 140 करोड़ लोगों को लेके आगे चलने की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके लिए कुछ आय हो, और आय उसका क्या क्या साधन है मैं उस पर बताता हूँ। आय के 2 साधन हैं। एक
कर से यानी टैक्स से, और दूसरा जो है गैर कर, नॉन टैक्स से, गैर कर। कर से मान लेते हैं कि भारत सरकार को 350 रुपया मिलता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन मैं जब बजट चर्चा करूंगा तो आपको सारे डेटा से जो है वाकिफ कराऊंगा, ठीक है। तो ये टैक्स से जो है भारत सरकार को मिला 350 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और नॉन टैक्स से बहुत कम रेवेन्यू आता है। मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि कर क्या है, गैर कर क्या है, ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं पीछे से बताया हूँ, लेकिन हर क्लास में मैं एक ही चर्चा नहीं कर सकता, नहीं क्लास आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये गैर कर से जो है मान लीजिए इससे बहुत कम होता है, तो ये हमको जो है 50 रुपया मिला। 2 तरीके थे भारत सरकार के, 2 जेब से निकाला, एक 350 रुपया, एक 50 रुपया, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है 500 रुपये की, और मिल कितना रहा है हमको मिल रहा है टोटल 400 रुपया। अब समस्या शुरू हो गई कि 500 इनकम है, 400 मेरा 400 इनकम है मेरा, 500 रुपया मेरा खर्चा है। यदि इतना खर्चा नहीं करेंगे तो ये मुझे प्राप्त नहीं होगा, जो मेरा उद्देश्य है। ये प्राप्त नहीं होगा तो हमारा देश ऐसे जाल में फंसता जाएगा कि हम जो है वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये मेरे लिए ऑक्सीजन है, इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। यानी हमारा ग्रोथ रेट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये मेरा प्राइमरी है। इसको प्राप्त करने के लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो भारत सरकार करती है। तो अब ये 100 रुपये का मसला फंस गया। 100 रुपये प्राप्त करने के लिए मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ये 100 रुपये का जो गैप है, ये 100 रुपये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब सारा काम जो करना पड़ेगा मुझे सिर्फ 100 रुपये को प्राप्त करने के लिए। भारत सरकार जो पूरा अपना टाइम लगाती है कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए, वो जो उसके साधन हैं वो तो हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा मसले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सरकार हाईलाइट होती है, वो मसला सिर्फ 100 रुपया का है। इसी को कलेक्ट करने में सरकार बदनाम होती है, इसी को कलेक्ट करके सरकार आबाद होती है। तो बदनाम तब होती है जब ये कलेक्ट कर रही होती है, जब ये कलेक्ट करके इन्वेस्ट करती है तो 8% ग्रोथ लेके आती है, तो सरकार आबाद होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ की जनता है उसको सिर्फ ये पता है, ये नहीं पता है। मतलब है उसको सेकेंडरी चीज़ें पता है, प्राइमरी चीज़ नहीं पता है, जो मूल चीज़ है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि नेतागण सिर्फ इसकी चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको सिर्फ समझाना इतना आसान है कि बता दो कि सब बेचा जा रहा है, सब लूटा जा रहा है, सब खाया जा रहा है। उस पर मैं चर्चा करूँगा कि सब बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, क्यों नहीं बेचना चाहिए, और क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करूँगा आपसे। टाइम आते रहिए, आप देखते रहें, मैं सारी चर्चाएं आपसे करता चलता हूँ। देखें, जो ये 100 रुपये का मसला है, ये 100 रुपये का मसला सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ऋण लें, ठीक है, ऋण लें। भाई क्या है तरीका भारत सरकार के पास, जितने अर्निंग के स्रोत थे उससे उसको 400 मिला। अब मुझे क्या तरीके हैं कि मैं 100 रुपया और लेके आऊँ। मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा इससे हट के बता रहा हूँ। देखें, भारत सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और हमारे करप्ट सारी जनता, जिसको अवसर मिलेगा सब लूटेगा, सब लूट रहे हैं। यही समस्या है कि ये जो है 100 रुपया नहीं बढ़ रहा है। आप ये समझें कि आप किसी मार्केट को देखें, मार्केट में आप देखेंगे कि वहाँ पे 20-25 दुकानें ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यानी कि जो टैक्स पे करते हैं। बाकी जितनी दुकानें लगी हैं 100-200, उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भारत सरकार को 0 टैक्स पे करती हैं। तो जब टैक्स नहीं पे करेंगे, देखो जो अप्रत्यक्ष कर है वो तो आपको देना पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष कर जो है आप उसको बचा ले जाते हैं। जो आपकी प्रॉफिट का डिविडेंड जाना चाहिए भारत सरकार को टैक्स के रूप में, उसको आप बचा लेते हैं। उसको आप बचा के अपने लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन जब विश्वव्यापी यानी माइक्रो लेवल देश लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जब चर्चा की जाएगी तो आप अपने जेब में जरूर डाल रहे हैं, लेकिन ये क्षणभंगुर है। देश आपका असुरक्षित हो जाएगा तो आपकी जेब सुरक्षित नहीं रहेगी। जब देश नीचे गिरने लगेगा तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। जिम्बाब्वे की दशा देखें कि लोगों के पास बहुत पैसा, लेकिन उस पैसे की ही कोई वैल्यू नहीं। आप YouTube पे जाके वीडियो देखिएगा,
जैसे अपने यहाँ मूली सब्जी बेचते रहते हैं बगल में फुटपाथ पे लगा के, वैसे वहाँ पे पैसा रखा रहता है। तो आप ये समझें कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बाद ही आप मजबूत हो सकते हैं। आप क्षणभंगुर रूप से थोड़े दिन के लिए मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देखें, मैं ये समझा रहा था कि 100 रुपया जो है ये क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है? क्षमताएं हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हमारी क्षमताओं को कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र ने विफल कर दिया है। सरकारी तंत्र ने इस तरह से विफल किया है, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट आप देखें कि वहाँ पे करने वाला कोई भी जो एम्प्लॉई है, मान लीजिए हम एक एम्प्लॉई लेते हैं, मान लीजिए कोई गेस्टेड ऑफिसर है इनकम टैक्स का, उसका वेतन 60-70-80 हज़ार है, लेकिन वो 60-70-80 लाख रुपए लेके आता है। 80 लाख रुपया लेके आएगा तो वो किस तरह से लेके आ रहा है? वो गलत काम करके ही, कोई पुष्प वर्षा करके, पूजा पाठ करके आप बहुत किसी से नहीं ले सकते हैं। आप जब तक दबाव बना के अपने हक का दुरुपयोग करके नहीं लेंगे, तब तक कोई पैसा गिफ्ट नहीं करता है किसी को। अगर कोई किसी को गिफ्ट कर रहा होता तो हमारे किसान भूखे नहीं मरते। तरीका यह है कि जितना आपके पास पावर है और आप लोगों को के ऊपर दबाव बना के अपना ये अर्निंग करते हैं, इससे आप अपनी अर्निंग तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं देश का बहुत नुकसान करते हैं। तो आप ये समझें कि मैं आपको बता रहा था कि आप अपने मार्केट में देखें कि 10 दुकानें हैं जो टैक्स पे करती हैं, बाकी जो 100-200 दुकानें हैं वो जीरो टैक्स देती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर तो देना मजबूरी है, वो देंगे ही, लेकिन प्रत्यक्ष कर जो है वो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बचा लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर में भी, लेकिन प्रत्यक्ष कर में तो जो है बिल्कुल से वो बच जाते हैं। जैसे आप देखें कि बगल में छोले कुलचा वाला लगा है, उसकी अर्निंग पर डे की 2-2.5 हज़ार है, लेकिन वो एक भी रुपया भारत सरकार को नहीं पे करता है। तो ये भारत सरकार के लिए बहुत निगेटिव है, और वो जो है ऐसे लोगों की संख्या भारत में बहुत है, यानी नॉन ऑर्गेनाइज सिस्टम की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो हमारा इकॉनमी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर की, वो एक लगभग इतना ही नहीं है। अगर ये तो ऑर्गेनाइज सिस्टम का है, मुझे लगता है कि जो नॉन ऑर्गेनाइज सिस्टम को यदि जोड़ा जाए तो तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगी। हम भारत 5वें नंबर पे नहीं है, हम तीसरे नंबर पे आएंगे चाइना के बाद। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम नॉन ऑर्गेनाइज सिस्टम से कोई पैसा वसूल नहीं कर पाते हैं। ये हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट का निगेटिव इम्पैक्ट है, कि निगेटिव है कि वो इतना अच्छा नियम कानून नहीं बना पाते, क्योंकि एसी में ये लोग बनाते हैं, इनका जेब तो भरा है, भारत सरकार खाली हो रहा है, तो उससे क्या मतलब। इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को खोखला करने में, अपनी जेब भरते भरते भारत को खोखला कर रहे हैं। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। ये आप समझ तभी पाएंगे जब आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी होगी। ये चुनावी मुद्दे लेके आते हैं, उसमें क्या क्या चर्चाएं करते रहते हैं, उस मुद्दे को आप तभी अच्छे से बारीकी से समझ पाएंगे जब मेरे साथ इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो सारे मसले 100 रुपए के हैं। इसके लिए भारत सरकार के पास क्या तरीके हैं कि वो ऋण ले। ऋण लेने के क्या तरीके हो सकते हैं? या तो वो बाहर से ले, देश के बाहर से, या देश के भीतर से। देश के भीतर से लेते हैं तो पहला तरीका है किससे लें, तो आरबीआई से ले सकते हैं। आरबीआई से प्रतिभूति जारी करके, यानी एडहॉक ट्रेजरी बिल पहले जारी करते थे, उधर से पैसा लेते थे। वो भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला भारत सरकार के ऊपर, क्योंकि जो उद्देश्य था करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की और नेताओं की वजह से हम लोग सफल नहीं हो पाए। हम लोगों ने उधार तो लिया, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाए, सदुपयोग नहीं हुआ, जिससे हम लोग, खर्चा तो हो गया लेकिन जो फायदा होना चाहिए था वहाँ पे हम लोग वंचित रह गए। तो आरबीआई से जो हम लोगों ने लोन लिया, ये हमारे ऋण का एक तरीका हो सकता है। इसको हम लोग लेते थे 1997 में, इसको हम छोड़ चुके हैं। दूसरा तरीका यह है पब्लिक से। पब्लिक से जो है हम ऋण लेके भी एक तरीका है कि हम जो है ऋण लेके ये काम कर सकते हैं 100 रुपया पूरा करने का। ठीक है। और तीसरा तरीका मैंने आपसे चर्चा किया था कि पब्लिक अकाउंट, लोक निधि। पब्लिक अकाउंट से जो है हम पैसा ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक अकाउंट से पैसा लेने के लिए भारत सरकार को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके एवरेज में वो इंटरेस्ट देता है और हाई पे करता है इंटरेस्ट का। ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट
भी मैंने आपसे चर्चा किया था प्रीवियस में। अब मैं आपसे चर्चा करने, जो मूल रूप से मैं चर्चा करने के लिए आया था, वो है विनिवेश। विनिवेश क्या है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। हाँ, तो आप देखें विनिवेश, मैं विनिवेश की चर्चा करना चाह रहा हूं। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें आप विनिवेश को समझने से पहले आप समझें निवेश। ठीक है, निवेश कैसे कि आप जो है निवेश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास रुपया है, आप घर बनवाने के लिए आपने निवेश किया। ठीक है, आपके पास पैसा था, पैसे से आपने घर बनवा लिया, आपके लिए जो है एसेट हो गया, घर आपका एसेट। देखिए, आपने पैसा कमाया, आपके पास पैसा आ गया, पैसे को आपने निवेश किया, घर बनवाया, घर आपके लिए एसेट की तरह हो गया। ठीक है, अब आपको घर को बेच के आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आपने क्या किया कि घर को बेच के आपने पैसा ले लिया। यानी कि पहले आपको ज़रूरत थी कि आपके पास पैसा था, आपने एसेट बनाने के लिए यानी निवेश किया, तो आपने घर बना लिया। भारत सरकार के केस में भी यही है कि भारत ने ज़रूरत थी, पैसा था उसके पास, तो उसने निवेश किया, पीएसयू बना लिया। अब उसे पैसे की ज़रूरत है, तो अब क्या करेगा कि जो पीएसयू है उसको बेच के, उसके शेयर को कुछ बेच के अपना जो है वो पैसा ले लेगा और उसके शेयर को बेच देगा। तो यही चीज़ होता है विनिवेश में। विनिवेश में क्या होता है कि आप जो है पीएसयू को, या जो भारत सरकार की एसेट है भारत के पास जो है, उसको ये बेच के उससे जो है पैसा ले लेता है, मनी। ठीक है, उससे जो है पैसा ले लेता है, पीएसयू को बेचता है, बेच के उससे जो है पैसा ले लेता है। और एक तरीका पहले ये था कि हमारे पास पैसा था, हम जो है निवेश करते थे, उससे हम पीएसयू बनाते थे। अब चूंकि हर समय बदलता रहता है, उस टाइम के लिए ये ज़रूरत थी, इस टाइम के लिए ये ज़रूरत है, तो इस समय क्या हो रहा है कि पीएसयू को बेचा जा रहा है, बेच के जो है रुपया निकाला जा रहा है। चूंकि रुपए से कुछ और काम करना है, तो इसलिए जो है रुपए का काम हो रहा है। देखें सरकार किस तरह की नीतियां अपना रही है। सरकार पहले ये करती है कि जैसे मान लीजिए ये इसका पीएसयू है। ठीक है, पीएसयू का 100% शेयर जो है भारत सरकार के पास है। भारत सरकार को रुपए की ज़रूरत है। रुपए की ज़रूरत क्यों है, मैंने वो 100 रुपये वाला बात बता दिया। उसको प्राप्त करना जरूरी है, 100 रुपया। और 100 रुपया यदि आप प्राप्त नहीं करेंगे तो वो 8% आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 8% प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि 100 रुपये की व्यवस्था बनाई जाए। 100 रुपये की व्यवस्था बनाने के लिए ज़रूरी था कि या तो ऋण लिया जाए, ऋण भी तरीका एक है। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी संपत्ति है उसको बेचा जाए। देखें, अपने हिसाब से आप समझें कि आपको 10 रुपये चुकाना है किसी को। एक तो तरीका यह है कि आप किसी से ऋण लेके 10 रुपया चुका दें, या हो सकता है कि आपके पास ये पेन हो, आप इस पेन को बेच के या 10 रुपया उसका चुका दें। तो दो तरीके हैं। तरीका अच्छा कौन है? अच्छा कोई भी नहीं, क्योंकि मामला इस बात का है कि मुझे वो 100 रुपया बनाना है, उस 100 रुपये से मुझे 8% प्राप्त करना है। इसलिए ये दो तरीके हैं। ऋण का तरीका, देखें ऋण लेंगे तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप किसी से 100 रुपये की व्यवस्था करना है, ये एकदम फिक्स है। इसको प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आप या तो ऋण से लें या फिर आप अपनी एसेट को बेच के 100 रुपये की व्यवस्था करें। तो एक तरीका यह है कि आप ऋण लें, ऋण ले लेंगे तो आपको फिर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक डेटा मैं बताता हूं कि जो भारत का टोटल खर्चा है उसका 20% हम लोग ब्याज ही पे कर रहे हैं। ठीक है, पुराने जो हमने लिए थे लोन, उसके 20% हम जो है ब्याज ही पे करते हैं। तो एक तरीका यह है कि हम 100 रुपया ले लें, 100 रुपया का ब्याज ले किसी से ऋण लेकर उसकी व्यवस्था कर लें। और दूसरा तरीका यह है कि जो हमारे पास एसेट है उसको बेच कर जो है हम 100 रुपये की व्यवस्था कर लें। तरीके अच्छे कौन हैं? इसमें तरीका कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप ऋण लेंगे तो उसका ब्याज आपको देना पड़ेगा। ब्याज देना पड़ेगा तो आपकी जो जिम्मेदारी है और बढ़ जाएगी। और एसेट अगर आप बेच देते हैं, एसेट बेचते हैं, तो एसेट की क्षमता होती है कि आपके लिए आय का सृजन करने की। तो जब आप एसेट बेच देंगे तो ये आपके लिए
आय का सृजन नहीं करेगी। तो ये भी आपके लिए नुकसान का सौदा है और वो भी आपके लिए नुकसान का सौदा है। सौदा दोनों ही नुकसान का है। और तरीके कौन से हैं? तरीके सिर्फ यही दो हैं। ठीक है, एक तरीका और है कि आप अपनी वस्तुओं को, अपने एसेट को लीज पर देकर, वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक आप जानें कि दो तरीके हैं, एक ऋण लेने का और दूसरा विनिवेश करने का, यानी अपनी वस्तुओं को बेचने का। आप ही खुद से सोचें कि जैसे आपको मान लीजिए 100 रुपया देना हो और आपके पास 100 रुपया वो है नहीं आय के साधन से, तो आपके पास क्या तरीके हो सकते हैं? या तो आप ऋण लेके उसका 100 रुपया देंगे या फिर अपनी आप कोई वस्तु को बेच के 100 रुपया देंगे। तो भारत सरकार भी वही कर रहा है कि उसको 100 रुपये की अति आवश्यकता है, बिना उसके वो 8% के ग्रोथ को नहीं प्राप्त करेगा, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो 100 रुपये की व्यवस्था बनाने के लिए या तो वो लोन ले, वो भी तरीका गलत ही है, या तो विनिवेश करे, वो भी तरीका गलत ही है। लेकिन दो में से कुछ तो चुनना है। तो भारत सरकार कुछ ऋण लेती है और कुछ विनिवेश करती है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि विनिवेश करने के लिए सोचा कि मैं 10% शेयर इसका विनिवेश करूं, पूरा ना बेचूं, जिससे हमारी थोड़ी ही बदनामी हो, ज़्यादा बदनामी ना हो। तो ज़्यादा बदनामी से बचाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ये तो ऋण लें और दूसरा विनिवेश करें। विनिवेश में भारत सरकार ये सोचती है कि मैं भाई पूरा नहीं बेचूंगा, तो कितना बेचेंगे? इन्होंने तय किया कि मैं सिर्फ 10% बेचता हूं। ये बड़े बड़े पीएसयू हैं, 10% से भी बहुत पैसा इकट्ठा होता है। जैसे कोल इंडिया का जो है 10% शेयर बेचा गया था, उससे जो है 22,000 करोड़, 22,400 यानी 22,400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। यानी बहुत बड़े बड़े पीएसयू हैं, ये बहुत पैसा देते हैं इसके थोड़े थोड़े शेयर बेच के भी। लेकिन आप सोचें कि 10% जब आप शेयर बेचते हैं तो इसको कौन खरीदेगा? क्या कोई प्राइवेट कंपनी खरीदेगी? कोई निजी जो प्राइवेट सेक्टर या निजी सेक्टर इसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्योंकि 10% वो शेयर खरीद भी लेता है तो सिर्फ शेयर होल्डर होगा, वो उसका मालिक नहीं होगा। सारी जो मैनेजमेंट होगा ये इन्हीं लोगों के पास होगा। जहाँ पे आईएस लॉबी चली जाती है, यानी ये अधिकारी वर्ग जहाँ चले जाते हैं, इतने ये करप्टेड हैं कि उस तंत्र को ही विफल कर देते हैं। सिर्फ अपने पेट भरने के चक्कर में, अपने लोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में ये सारा खत्म कर देते हैं। ये तो प्राइवेट सेक्टर फिर इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये इनके ऊपर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि ये विश्वास लायक हैं भी नहीं। इनके अंदर आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, एपीजे अब्दुल कलाम जैसी छवि मत देखिए। ये सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए सारी चीज़ें करते हैं और इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको वो खुद भी जानते हैं और हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है। भारत देश सोने की चिड़िया है, था और रहेगा, लेकिन इसको जो है सोने की चिड़िया से बगुला बना देने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। इनका मतलब सरकारी तंत्र का, सरकारी तंत्र में काम कर रहे लोगों का। अब आप समझें कि एक मामला मैं आपको समझाता हूँ। एयर इंडिया का एक विमान लेह से उड़ने वाला था, ठीक है। हमारे कुछ मंत्री लोग उन सैर सपाटा करने गए थे वहाँ पे। उनको आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि लेह में जो है, आज से थोड़ा पहले की बात है, तो वहाँ पे जो है एयर इंडिया का जो है विमान वहाँ पे, इसलिए वो नहीं चाहते एयर इंडिया बिके क्योंकि उस पर उनका दबदबा रहता है। वो आगे समझें क्यों। वो लेह घूमने गए थे, मंत्री लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे घूमने गए थे और उनको मान लीजिए फ्लाइट की टाइम है 11 बजे की, 11 बजे उड़ने का, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा की दूरी पे थे जहाँ पे वो आ नहीं सकते थे। 1.5-2 घंटा उनको टाइम लग जाता, तो फ्लाइट को ही रोक दिया गया। किसके लिए? उनके लिए। सैर सपाटे से वो लौट के आ रहे थे तो उनके लिए रोक दिया गया। और जब वो आए तो चूंकि विमान में जगह ही नहीं थी, कहाँ बैठेंगे? तो एक परिवार को, जो कि कोई अपना आदमी को छुट्टी नहीं मिलती और हो सकता है किसी अपने विशेष प्रयोजन के लिए जा रहा हो, लेकिन उसको उतार दिया गया और वो मंत्री लोग बैठे और उड़े। इस तरह के तो हमारे ये मंत्री लोग हैं। आप सोचें कि हम लोगों ने उनको बनाया और वो हमारे सेवक अब नहीं रहे, वो राजा हो गए। अब आप समझें कि अस्पृश्यता जो हम लोगों के यहाँ थी वो इस तरह की थी कि हम लोग पहले उच्च जाति और
जो नीची जाति, ऐसी मानसिकता लोगों की थी कि ये छुआछूत जैसी व्यवस्था थी। अब छुआछूत का दूसरा रूप पैदा हो गया है, अस्पृश्यता का दूसरा रूप पैदा हो गया, जिसको लोग देख नहीं रहे, क्योंकि जो दिखाने वाले लोग हैं वो उसको नहीं दिखाना चाहते हैं। अस्पृश्यता का रूप जो अब तैयार हुआ है वो क्लास के हिसाब से तय हुआ है कि ये लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये क्लास है। जो ऊपर वाला है वो अपनी ही बिरादरी के छोटे लोगों को से उसको इसमें लाती है। दोनों मनुष्य हैं, लेकिन दोनों को अगर बगल बैठा दिया जाए तो एक से दूसरे को इसमें लाती है, इसलिए कि उसके क्लास चेंज हो गए हैं। अस्पृश्यता का ये रूप अब आ गया है। अब जाति का अस्पृश्यता खत्म हो गया, लेकिन अब ये अस्पृश्यता शुरू हुई। इसका निगेटिव इंपैक्ट और भी बुरा है, लेकिन अभी लोगों को ये चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि मदमस्त हैं, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, तो आप उस चीज को नहीं रियलाइज कर सकते। पूरी कुएं की भांग को समझने के लिए जरूरी है कि आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स इतना व्यवहारिक है कि आप इसको समझ के ही सारी चीजें समझना शुरू करेंगे। बिना इसकी समझ के आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। आप अपने आप को हो सकता है कि समझदार समझने की गलती कर रहे हो, लेकिन यदि आप अपने आप को समझदार बनाना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स जरूर पढ़िए। इकोनॉमिक्स आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और इसको आप जरूर पढ़ें। तो मैं था इस बात पे कि मान लीजिए पीएसयू के 10% को शेयर बेचने की बात करती है भारत सरकार, तो इसको कौन खरीदेगा? इसको प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदेगा। वो जान रहा है कि पीछे जो काम करने वाले लोग हैं कितने करप्टेड हैं, तो उसको नहीं खरीदने जाएगा। अब इसको किसके लिए बेचा जाएगा? इसको अब हम शेयर मार्केट में लिस्ट करके पब्लिक के लिए बेचेंगे, ठीक है। इससे बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा होगा। इसको लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदने जाएंगे, पब्लिक के लिए ऑफर किया जाएगा। पब्लिक अपना 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर खरीद के इनको पैसा हो जाएगा, फिर इनके ही बागडोर ये संभालेंगे। जैसे ये नैया चलाएंगे वैसे पब्लिक का पैसा डूबता और उफलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। जो 10% बेचा गया वो क्या है? वो विनिवेश है। 10% का विनिवेश किया गया, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया, निजीकरण नहीं किया गया। मैं समझाना चाह रहा हूं कि विनिवेश क्या है और निजीकरण क्या है। ये जो 10% बेचा गया, इसका 90% जो है भारत सरकार के पास ही है। तो ये जो प्रक्रिया हुई ये विनिवेश है, यानी 10%। यदि 20% बेच दिया जाए तब भी ये विनिवेश होगा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट भारत सरकार के पास ही रहेगा और 80% इसका मेजर शेयर होल्डर जो है भारत सरकार ही रहेगा। यदि 30% कर दिया जाए तब भी कौन इसका शेयर होल्डर रहेगा? मेजर शेयर होल्डर भारत सरकार है। ये भी विनिवेश है। 49%, ये क्या है? 49%। यदि 49% शेयर भारत सरकार बेच दे तो इसको कौन खरीदने आएगा? इसको पब्लिक ही खरीदेगा। या तो बहुत बड़ी प्रॉफिट की बात हो तो हो सकता है कोई पब्लिक सेक्टर कुछ शेयर के लिए खरीद ले, लेकिन इसको वो अपने उद्देश्य से नहीं खरीदेगा कि मैं इसको गवर्न करूंगा, इसका मैनेजमेंट मैं देखूंगा, ये मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें यही तंत्र काम करेगा, ठीक है। तो ये 49% शेयर तक बेचेंगे तब ये होगा विनिवेश, तब भी ये विनिवेश है। लेकिन जब मामला आएगा 51%, देखें 51% यदि शेयर भारत सरकार बेचे तो यहां पे खरीदने वालों का तांता लग जाएगा। यदि ये निगेटिव में नहीं चल रही है पीएसयू, तो अगर निगेटिव में चल रही है तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेट कम करेंगे नहीं, वो उसको खरीदेंगे नहीं। देखिए, जो प्रॉफिट की चीज़ें हैं उसे ही कोई खरीदना चाहता है, नुकसान की चीज़ें कोई नहीं खरीदेगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरी एक गाड़ी मैं बेच रहा हूँ, वो एकदम बेकार है और उसका कोई क्रेज भी नहीं है, तो क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन जब मैं भी 10 लाख की गाड़ी 1 महीना चला के बेचना शुरू करूं कि ये भैया बहुत अच्छी है, 100 लोग आके खड़े हो जाएंगे खरीदने के लिए। तो उसी तरह पीएसयू के केस में, जो पीएसयू जो है प्रॉफिट का है तो उसको लोग जो है खरीदने के लिए आ जाएंगे। जब 51% शेयर बेचने की बात होगी तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है इसको खरीदने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और 51% जैसे ही शेयर बेचा जाएगा भारत सरकार के द्वारा तो इसका मैनेजमेंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा, मैनेजमेंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा इनकी तरफ, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अब ये क्या कंपनी हो गई?
अब ये निजीकरण हो गया कंपनी का। जब तक 51% से कम था, यानी 49% बेच रही थी भारत सरकार, तब तक ये विनिवेश था। और जैसे ही 51% हुआ, यानी कि मैनेजमेंट ट्रांसफर हुआ, तैसे ही ये हो जाएगा निजीकरण। तो आप, मुझे लगता है, निजीकरण और विनिवेश का अंतर समझ गए होंगे। विनिवेश में ये होता है कि जब तक मैनेजमेंट भारत सरकार के पास है और उसके शेयर को बेच रही 10%, 20%, 49%, तब तक ये विनिवेश है। लेकिन जैसे ही 51% शेयर बेचती है भारत सरकार, यानी कि अपना मैनेजमेंट दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दी 51% बेच के शेयर, तब ये हो गया निजीकरण। तो विनिवेश और निजीकरण का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक आप सोचते थे कि थोड़ा कुछ भी बेची तो निजीकरण हो गया, यानी जैसे LIC का 10% शेयर भारत सरकार ने बेचा तो ये निजीकरण हो गया। निजीकरण नहीं हुआ है, वो हुआ है विनिवेश। यानी कि भारत सरकार ने अपना 10% शेयर बेचा और 10% शेयर के बराबर उसने पैसा इकट्ठा किया। पैसे का यूज वो 100 रुपए की जो व्यवस्था करनी है उसमें लगाया, 8% की ग्रोथ जो प्राप्त करनी है उसके लिए उसने काम किया। तो ये व्यवस्था थी विनिवेश की। लेकिन जब ये 51% बेचते बेचते आ जाएगा तो इसका मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, तब ये हो जाएगा निजीकरण। बहुत सारी कंपनियों का निजीकरण भी हुआ, ठीक है। तो ऐसी जो निजीकरण 51% हो जाएगा, शेयर बिक जाएगा, तब हो जाएगा ये निजीकरण। प्राइवेट सेक्टर तभी इसमें खरीदने के लिए आते हैं जब उनको मैनेजमेंट मिले। तो एक तरीका भारत सरकार के पास ये है कि 51% शेयर को बेच के ये जो है अपने मैनेजमेंट को दूसरे के पास ट्रांसफर कर दे पैसे इकट्ठे करने के लिए। दूसरा तरीका, प्राइवेट सेक्टर तभी खरीदने के लिए जाएगा जब उसको मैनेजमेंट भी मिले। तो भारत सरकार एक स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि स्ट्रेटजिक, देखिए ये जनरल तरीका है। एक देखिए, विनिवेश दो तरीके से होता है। एक जनरल तरीका ये है कि 5%, 10%, 20% बेच के वो अपना बेचता रहेगा, पैसा इकट्ठा करता रहेगा, ठीक है। और दूसरा, और ट्रांसफर तभी होगा इसका मैनेजमेंट जब 51% बेचेगा। ये हो गया जनरल तरीका। एक स्ट्रेटजिक तरीका हो गया। देखें, भारत सरकार किसी PSU को जो बेचता है तो प्राइवेट सेक्टर उसको तभी खरीदता है जब वो 51% शेयर उसके पास आए, यानी उसका मैनेजमेंट उसके पास जाए। तो वो तब तक नहीं खरीदेगा जब तक 51% उसके पास ना आए, क्योंकि मैनेजमेंट इन लोगों के हाथ में रहेगा। वो मैनेजमेंट चाहता है, बिना मैनेजमेंट के वो इस पर तरक्की नहीं ले जा सकता, क्योंकि सारा इन लोगों के पास है। तो ये लोग तो कैसे हैं आप देख ही रहे हैं। तो ये चाहता है कि मैनेजमेंट मिले मुझे। तो भारत सरकार कहती है चलिए ठीक है, मैं दूसरा तरीका, एक स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी स्ट्रेटजिक विनिवेश करने की बात, दूसरा तरीका। एक ये जनरल तरीका है और दूसरा स्ट्रेटजिक तरीका है, ठीक है। स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होता है कि भारत सरकार कहती है कि मैं 20% शेयर आपको, 10%, 20%, यानी बेलो, मतलब मेजर शेयर होल्डर भारत सरकार ही रहेगी, लेकिन वो कहती है कि मैं आपको मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। इसमें आप समझें कि स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है कि इसमें भारत सरकार ये कहती है कि मैं आपको शेयर जो दे रहा हूं वो दे रहा हूं 10%, 20%, मतलब मेजर जो शेयर होल्डर रहेगा वो भारत सरकार ही रहेगा, लेकिन ये अपना मैनेजमेंट आपके हाथों में दे देगा। समझ पाए? अच्छा, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। देखें, ये जैसे मान लीजिए भारत सरकार है और ये जो है प्राइवेट सेक्टर है। भारत सरकार कहती है स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट में कि हम आपको कुछ शेयर देंगे, जैसे मान लीजिए 10% या 20%, पकड़ लीजिए 20% शेयर दिया, यानी मेजर शेयर होल्डर जो है, जो जिसका ज़्यादा शेयर होगा वो भारत का ही होगा, भारत सरकार का, ठीक है। भारत सरकार यानी PSU का ज़्यादा शेयर होल्डर शेयर रहेगा, इसका कम रहेगा प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। लेकिन भारत, चूंकि प्राइवेट सेक्टर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक इसके पास मैनेजमेंट ना आए, तो भारत सरकार कहती है ठीक है, आपको मैं शेयर तो 20% ही दूंगी, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर देते हैं कि आपको हम मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या आप इसको खरीदेंगे? ये लोग बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट ही तो चाह रहे थे, मैनेजमेंट से ही तो ये प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो मैनेजमेंट जब इनके पास आ जाएगा तो 20% शेयर भले है, लेकिन ये इसको खरीदेंगे। इसको कहते हैं स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि आप विनिवेश अब समझ पा रहे होंगे। विनिवेश, अब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें और आपसे चर्चा करता चलूँगा, क्लासेस लंबी हो जाती हैं, जैसे
दिक्कत होती है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे आप लोगों से चर्चा करता रहूँगा। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप जो है मुझे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई कमेंट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमसे चर्चा करेंगे, मैं उसके बारे में आपको यथासंभव मैं आपको संतुष्ट करूँगा। और यदि मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से और सारी चीज़ें, मैं लाइव क्लासेस का ऑप्शन खुल जाएगा, तो फिर मैं लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए लूँगा। मुझे भी ऐसे पढ़ाने में, वीडियो डालने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पहली बार इसमें अभी 15-20 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब मुझे करेंगे तो मैं फिर लाइव क्लासेस लूँगा और आपके लिए और अच्छे तरीके से मैं आपके बताए अनुसार मैं क्लासेस शुरू करूँगा कि आप किस चीज़ की क्लास चाहते हैं, मैं उस हिसाब से आपको क्लासेस दूंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।